ये अनिश्चितकालीन धरने की अध्यक्षता कर रहे रामेश्वर सरपंच जी, यहाँ पर बैठे ओम प्रकाश जी, बाबूराम जी, सुनील फौजी जी, लीलू जी, परमिंदर जी, टेकचंद जी, मनदीप भाटी जी, डॉक्टर रूपेश शर्मा, विजय शर्मा, अजीत भाटी, तमाम मातृशक्ति बुजुर्ग परिवार साथियों को जोरदार जिंदाबाद। मैं 2-3 चीजों से शुरू करना चाहता हूं। जब हम लोग जमीन की कीमत की बात करते हैं तो हमको ये सोचना चाहिए कि जमीन की कीमत का जो पैसा हम लेते हैं उसकी स्थिति क्या होती है। जो जमीन हमारी है उसके क्या, जैसे बहुत बढ़िया सरपंच साहब ने कहा कि ये हम दूध मलाई से लेकर सैनिक से लेकर तमाम पैदा करते हैं। मुझे लगता है 2-3 चीजों से हम बात करना चाहेंगे। एक तो हमको ये देखना चाहिए पैसा भले हमको भारतीय और भारत की बजाय हमको डॉलर मिल जाए उससे पेट भरने वाला नहीं है। पेट भरने के लिए तो किसी भी कीमत पर किसी भी सूरत में हमें अन्न ही चाहिए। तो यदि यहाँ किसानों ने यह तय कर लिया है कि हमारी ये आखिरी पीढ़ी है, इसके बाद हमारी वंश वृद्धियां बंद होने वाली है, तो निश्चित तौर पर यह फैसला होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा मुआवजा लेकर के सब कुछ छोड़ देना चाहिए। लेकिन रामायण काल से सोचने की बात है कि रामायण काल से भी हजारों हजार साल पुराना हमारा देश, तब से लेकर के अब तक जितनी भी पीढ़ियां हमारी जिंदा रहती हुई आ रही हैं, हम सब अन्न खाकर जिंदा रहे। तो देश की राजनीतिक पार्टी ने 66 वर्षों में इस देश को जिस प्रकार कंक्रीट के जंगल में तब्दील करने का काम किया, किसानों को बेरोजगार, भूमिहीन और जो जमीन की स्वाभाविक जिसकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं अभी 64%, 10%, 20% की बात कर रहे हैं, जो कीमत बढ़ती है उस लाभ से वंचित रखने का जो काम किया। एक चर्चा मैं आपको करना चाहता हूं। दिल्ली में, उत्तर पश्चिमी दिल्ली में भी खेती होती है आज भी। उत्तर पश्चिमी जिला कंझावला में जैसे आप कलेक्टर ऑफिस के अंदर आ गए, हमने वो ताला लगवा दिया था। हमने ताला लगाया, 35 दिन बंद किया उसको। चुनाव थे, चुनाव में बहुत बड़ी दिक्कत आई क्योंकि चुनाव आयोग सरकार से ऊपर होता है। अदालत का भी फैसला आया, कोर्ट ने बाकायदा आदेश करके कहा कि अन्याय है, अत्याचार है, अलोकतांत्रिक है ये। इस तरीके से देश में जिला उपायुक्त कार्यालय को ताला लगा दिया गया और एसडीएम आया, अपने कोर्ट में पेश होना था, उसने कामली लायक जज है उनके यहाँ, वो फाइल लेकर नहीं पहुंच पाया। जज ने पूछा फाइल कहाँ है, बोला जज तो साहब वो तो सील है हमारा कार्यालय। दिल्ली सरकार पर जुर्माना हुआ और ये सब ताकत मानिए जो मातृशक्ति का वहां पर था, महिलाओं की एकता और ताकत के कारण ये सब हो पाया था। हमने एक याचिका दायर की है, नए कानून पर बात करूंगा। एक साधारण सी याचिका दिल्ली के कंझावला के किसानों के माध्यम से भूमि बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए लोगों ने दायर की है दिल्ली हाई कोर्ट में, और हमने छोटी सी मांग की। हमने ये कहा कि क्या इस देश में जो खेती की जमीन है अभी, उसमें फसल पैदा होती है पूरे देश में, वो और कितने सालों तक, मानिए अगर 2013 की हम बात कर रहे हैं तो ये 2013 के बाद और कितने सालों तक इस देशवासियों के लिए फसल पैदा करने में सक्षम हमारे देश की खेती की जमीन है। भारत सरकार को आदेश दे अदालत कि भारत सरकार पर पत्र जारी करे। ये लगभग दिसंबर 2009 में याचिका दायर हुई थी, आज 2013 हो गया। जजों का दृष्टिकोण मैं आपको बताना चाहता हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक सुनवाई के दौरान कहा कि भाई ये जो किसान है और भूमि बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, ये इस देश का विकास रोक देना चाहते हैं। हमने कहा बिल्कुल हम विकास के खिलाफ नहीं है। फिर दूसरा सवाल आया कि आप जमीन प्राधिकरण के खिलाफ हैं, हमने कहा उसके भी हम खिलाफ नहीं है। हम तो सिर्फ इतना पर जानना चाहते हैं कि इस देश में जो भी पैदा होता रहेगा उसको अन्न खाकर जिंदा रहना है, और अन्न कब तक पैदा होता रहेगा इसकी जानकारी इस देश को मिलनी चाहिए। उसका लाभ क्या होगा? जो हम पैसे के लिए अपनी जमीन को गंवाते हैं उस पर हम विराम लगाएंगे, तो पैसे की वैल्यू की तरफ भी हम आए। अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश में पूरे गन्ना किसानों का मसला था, उस पर भी हमने जिक्र किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस वक्त गन्ना किसानों के लिए 1 कुंतल गन्ने की 280 रुपए की कीमत तय की गई थी, उस दिन भारत में जो $1 है वो 42 रुपए का था, और आज उस डॉलर की कीमत 63 रुपए हो गई है। इसका मतलब पैसे का वैल्यू गिरता रहता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर जिस जमीन की आज आप दुगुना, 4 गुना और 6 गुने की कीमत की बात करते हैं, उसको भी हमको सोचने की आवश्यकता है। डॉक्टर रूपेश वर्मा यहाँ बैठे हुए हैं। हमने नए कानून में सरपंच साहब ने बहुत बढ़िया बात कही। हमने भी कहा कि
कि आप इस देश की खेती की जमीन जब छीनते हैं तो हमारे किसानों को 3 नुकसान होते हैं। एक, हमारा किसान भूमिहीन हो जाता है। दूसरी बात है, उसका रोजगार का जरिया है वो बेरोजगार हो जाता है। और तीसरा महत्वपूर्ण बात जो आप सब लोग भली भांति जानते हैं, ग्रेटर नोएडा के लोग, क्योंकि पूरा कंक्रीट में तब्दील होता जा रहा है, आप देख रहे होंगे जैसे रक्त बीज की तरह पूरा निकलता जा रहा है, खेती से लेकर आजीविका से लेकर तमाम चीजों को। और तीसरा नुकसान होता है, जब तक ये मानव सभ्यता जिंदा रहेगी तब तक धरती की कीमत बढ़ती रहती है, चाहे उसमें फसल पैदा करने वाली खेती की जमीन हो, चाहे उसमें हम उद्योग लगाएं, चाहे व्यापारिक परिसर खड़े करें और चाहे अंकल जैसे बड़े बड़े बिल्डरों के घर बनाएं, जमीन की कीमत का बढ़ने का सिलसिला जारी रहने वाला है। कि तीसरा नुकसान भी हमारे किसानों को होता है कि जमीन की स्वाभाविक बढ़ रही कीमत के लाभ से वंचित होता है। और जिसको आप जमीन देते हैं उसको क्या क्या होता है, उसको 3 लाभ होते हैं। एक, उस जमीन का मालिक बन जाता है। दूसरी बात, वो उस जमीन के ऊपर कमाई करता है, व्यापार करके व्यापार में कमाई करता है, उद्योग में उत्पादन करके कमाई करता है, और यदि वो घर बसाता है तो उसकी वंश वृद्धि होती है, वो भी कमाई है। वो 3 लाभ कमाता है। और हमारे किसानों को क्या होता है, 3 नुकसान। तो हमने कहा कि आजाद भारत में लोकतंत्र में यदि राष्ट्र हित में और राज्य हित में गांव से किसानों की जमीन लेना बहुत जरूरी है, तो जो लाभ होते हैं 3-3, उन लाभों का लोकतांत्रिक तरीके से बंटवारा हो। कैसा बंटवारा होना चाहिए? हमने कहा इसका बंटवारा बहुत सरल सी बात हमने की। अगर किसी को राष्ट्र और राज्य हित से दुनिया के हित के लिए उद्योग लगाना बहुत जरूरी है, तो उद्योगों में जो कमाई हो वो उद्योगपति और उसके वंशजों की, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। लेकिन जिस जमीन पर वो उद्योग लगा होता है, उस जमीन की जो स्वाभाविक बढ़ रही कीमत का लाभ है वो प्रभावित गांव के किसान के वंशजों को मिलता रहना चाहिए जब तक मानव सभ्यता जिंदी है। ये लोकतांत्रिक है, ताली का मसला नहीं है भाई। लोकतंत्र में लाभों का बंटवारा लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, ये बात हमने जोरदार तरीके से कही। लेकिन दुर्भाग्य है, जैसे अभी आप मुहाने पर खड़े हैं, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली से लेकर मुंबई तक, अब ये कॉरिडोर में क्या क्या होने वाला है? गुजरात में मोदी की माया चल रही है, वो बिल्कुल कॉरिडोर के पक्ष में है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के गठबंधन का कॉरिडोर के पक्ष में है, और उत्तर प्रदेश में आपके सामने मुलायम सिंह जी समाजवादी विचारधारा के कॉरिडोर के पक्ष में है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी भाजपा कांग्रेस की सरकार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस देश में जो यहाँ से 1350 किलोमीटर लंबा और 350 किलोमीटर चौड़ा एक कॉरिडोर बनने वाला है, जिसको दिल्ली मुंबई कॉरिडोर कहते हैं। और इस कॉरिडोर को कौन बनवा रहा है? इंग्लैंड। जो हम आजादी की बात करते हैं कि हमारा देश आजाद है, जिनको भगाने के लिए हमारे देश के हजारों हजार किसान और मजदूरों के युवाओं ने अपने प्राणों की आहुतियां दी थी, आज उसी इंग्लैंड ने हमारे देश को रोकने के लिए एक गलियारा निकाला है, 1350 किलोमीटर लंबा और 350 किलोमीटर चौड़ा, कंक्रीट के जंगल में तब्दील कर दिया जाए। जिस पैसे की हम बात करते हैं, जो जिक्र करते हैं हम चर्चा करते हैं पैसे के मुआवजे की, हमको इसकी समीक्षा भी करनी चाहिए। आपको इस देश के अंदर सबसे ज्यादा कारोबार पानी का है, और पानी कहां से आ रहा है? मैं एक मानता हूं पूरे एनसीआर के अंदर, दिल्ली में हमारा अभी धरना चल रहा है 19 मार्च 2008 से। ऐसा नहीं मैं जन्म जरूर उत्तराखंड में लिया हूं, मैं दासरा जेल में रहा बहुत लंबे समय तक धात्री पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ। उस समय भी मुलायम सिंह जी की सरकार थी, और वो आंदोलन बिल्कुल मैं बता दूं, सपा सरकार का अंत करने के लिए वो कामयाब रहा वो आंदोलन। ये मसला है, जब जब आप किसानों पर अत्याचार अन्याय करेंगे, हम किसी पार्टी के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको करना चाहता हूं। क्या आप 2-3 मसलों पर चर्चा करने की आवश्यकता है। एक, हमें तय करें हमें किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं बचानी है। खेती की जमीन को कंक्रीट के जंगल में तब्दील करना है, और तब हम देश और दुनिया से खरीदारी करें तो हमको यह भी सोचना चाहिए कि देश के अंदर अन्न कहां से आएगा दुनिया से। 1990 के बाद संसार का कोई भी देश भारतवासियों के लिए खाद्यान्न आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है। भारत के किसानों की दशा इतनी कमजोर है। मैं आपको प्याज की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। भारत के किसानों से
6 से 8 रुपए किलो प्याज लिया गया और उपभोक्ता तक जाते जाते वो 80 रुपए किलो में प्याज पहुंचा। इस देश की निकम्मी सरकारों ने क्या किया? उन्होंने कहा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कलेक्ट्रेट ऑफिस में आप चर्चा कर रहे हैं, यही लोग हैं जो बहुत कुछ तय करते हैं कीमतों का हिसाब किताब, कि 6 रुपए से 8 रुपए किलो प्याज जब हमारे देश के किसान से खरीदा जाता है तो उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचते 80 रुपए में जाता है। तो भारत की सरकार और देश की राज्य की सरकार और नौकरशाह क्या कहते हैं? हम पाकिस्तान से प्याज खरीदेंगे 25 रुपए किलो, क्योंकि भारत के किसान का 8 रुपए किलो बेचा हुआ प्याज महंगा हो जाता है, इसलिए पाकिस्तान से 25 रुपए किलो प्याज खरीद करके बेचेंगे, वो सस्ता जाएगा। ये साइंस, ये अर्थशास्त्र मेरे दिमाग में तो आज तक नहीं आया। मैं फैसला ही नहीं कर पाया, मैं इस गहराई तक जा ही नहीं पा रहा हूं कि कैसे संभव हो सकता है कि 8 रुपए किलो में खरीदा गया प्याज 80 रुपए किलो का बिकेगा और 25 रुपए किलो का खरीदा गया प्याज सस्ता बिकेगा। ये अत्याचार है। क्या 25 रुपए किलो अगर आप पाकिस्तान से खरीद रहे हैं, हमारे देश के किसानों को देते? 80 रुपए किलो नहीं, 100 रुपए किलो बेचिए, पर लाभ हमारे किसानों को मिले। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो बहुत बढ़िया सरपंच साहब ने कहा, हमारी मेहनत का दाम तो छोड़ दीजिए, अब किस मजबूर होता है। अभी दिल्ली में हमारे दोस्तों की सरकार आई, मैंने कहा शायद बिल्कुल हम चाहे कम से कम एक मंडी में कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे, उस पर बाद में चर्चा करूंगा, वो दूसरा मामला है, यहां नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों, इसी प्रकार हमने हमारी दूसरी चिंता, महत्वपूर्ण चिंता क्या है कि किसान के हाथ से फसल और जमीन किस रेट निकाल खोसी जानी है, हड़पी जानी है, इसके लिए इस देश में सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार की मशीनरियां स्थापित है, दोनों स्थापित है। किसान के किसी भी कीमत पर उसको न तो फसल में लाभ मिलना चाहिए और न जमीन पे लाभ मिलना चाहिए। लेकिन जब उसके हाथ से निकल जाए 6 रुपए किलो प्याज तो 80 रुपए किलो। मैंने एक दिन चर्चा में कहा, हमारा किसान तो बहुत भोला है, वो तो सिर्फ अपने मेहनत का, अपनी खाद का और बिजली पानी का पैसा लगाता है। जब देश और दुनिया बाजार चला रहा है तो हमने ये भी कहा है कि प्याज के बीज की कीमत, खाद की कीमत, पानी की कीमत, उसकी अपनी मेहनत, बिजली का खर्चा और उस पर जितनी बड़ी जमीन पर वो प्याज पैदा हुआ, उस जमीन की कीमत का ब्याज अगर जोड़ा जाए तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं, ईमानदारी के साथ निष्पक्ष रूप से कह सकता हूं, हमारे किसान प्याज बेचने में घाटे में रहे। और जिसने 6 रुपए का निवेश किया वो 80 रुपए किलो में मेरे ख्याल से हमने हिसाब लगाया 12-13 गुना ज्यादा कमाई करता है। जमीनों का भी खेल यही है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो नया कानून है उस पर चर्चा आपको इसलिए नहीं करनी चाहिए। हम लोग भी बहुत बड़ा गच्चा खा गए। आजादी के 6.5 दशक बाद जो कानून बना उसका लाभ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत प्रभावित होने वाले किसानों को मिलने वाला है ही नहीं, क्योंकि नए कानून में ये उनको बाहर रखा गया। भूमि के अधिग्रहण के लिए बने 16 कानूनों में से 13 कानूनों को बाहर रखा गया है। और अकेला दिल्ली और मुंबई कॉरिडोर नहीं बन रहा है, दूसरा दिल्ली से कलकत्ता का बन रहा है। अभी पीछे जापान से आए थे मंत्री, उन्होंने कहा जी मैं करूंगा ये बेंगलोर से लेकर के और मुंबई तक का कॉरिडोर। भारत में करीब 19 कॉरिडोर बनने जा रहे हैं, 19 कॉरिडोर। तो मैं बात कर रहा था कीमत की, और कीमत पे मैं जोड़ रहा था हमारे देश और दुनिया में पानी किसी मशीन में पैदा नहीं होता है। हमारे किसानों को जो एनसीआर दिल्ली में मुआवजा दिया जा रहा है, अगर हम बरसात के पानी को सिर्फ खेतों में डालना शुरू कर दें और हर साल उसे पानी की कंपनियों की तरफ बेचना शुरू कर दें, तो जितना मुआवजा आप मांग रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 8 वर्ष में इससे ज्यादा का पानी आप बेच चुके होंगे अपने खेतों में से निकाल करके। और खेतों का बाल बाका नहीं होगा, धरती वहीं की वहीं रहेगी, धरती नष्ट नहीं होगी। हाँ, देश और दुनिया में खाद्यान्न का संकट पैदा हो सकता है। मैं सैल्यूट करता हूं हमारे किसानों को कि ये सब जानते हुए भी, ये मैं भी किसान परिवार में पैदा हुआ हूं, मैं मानता हूं, मैं यकीन करिए मैंने पानी खरीदा, मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि मैं बहुत प्यासा था। हम ऐसी जगह फंस गए मेट्रो में गड़बड़ होने के कारण, और वहां पानी नहीं था और बहुत प्यास, 20 रुपए का 1 लीटर पानी।
लेकिन जब भारत में बोतल बंद पानी बिकना शुरू हुआ था, मुझे आज भी याद है 7 रुपए 8 रुपए किलो दूध बिकता था और 10 से 12 रुपए किलो पानी बिकता था लीटर। मैं ये कहना चाहता हूं कि नए कानून में बहुत बातें हमारी, जो मैंने डॉक्टर रुपेश भाई का भी जिक्र किया, सुनील फौजी का भी जिक्र किया और तमाम साथियों का, मनदीप भाई और तमाम। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली में, भाई मैंने कलेक्टर ऑफिस का बात किया कि हमने ताला लगाया, वो इसीलिए लगाया था, एक गांव की जमीन का अधिग्रहण का नोटिस धारा 4 का हुआ आज 1 जनवरी 2014, समझो, और दूसरे गांव का हुआ 7 जनवरी 2014 को, और इन दोनों में अंतर था 1,88,000 रुपए का। जो पहले नोटिस जारी हुआ उसमें 1,88,000 रुपए कम कीमत थी प्रति एकड़ की दर के हिसाब से। और फिर किसान हमारे पास आए, कई चक्कर लगे, और जब किसानों ने कई चक्कर लगाए, क्योंकि अब जब वो समझ आया कि इनके 1,88,000 अगर हम बढ़वा भी देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, जो पैसा 10 साल में खर्च होना 11 में खत्म हो जाएगा, 12 में खत्म होगा। और यकीन मानेंगे किसानों ने आखिरकार तय किया कि हम बड़ी और लंबी लड़ाई लड़ेंगे। उसकी परिणति यह हुई, उसी की परिणति थी कि हम ताला लगवाना पड़ा। और पहली बार शायद मैं ये मानता हूं आजादी के लिए गोरों के जाने के बाद कि 35 दिन तक किसी उपायुक्त कार्यालय पर ताला लगा हो और जमीन की कीमत 7-8 दिन में दुगनी कर दी गई हो। वो 25-26 लाख का था, करीब 50 लाख रुपए। मैंने किसानों को कहा था, आप तालाबंदी करो, कुछ भी करो, जमीन आपके पास नहीं रहेगी। आप 25 लाख में नहीं दोगे, 50 में दोगे, 2 करोड़ में दोगे, 5 करोड़ में दोगे। इस देश और दुनिया ने एक व्यवस्था कायम कर दी है, जमीन आपके पास नहीं रहनी है, ये तय कर लिया है। और किसानों को जो खास करके बैठे हैं सुनील फौजी और डॉक्टर रुपेश वर्मा और मनदीप भाई और तमाम योद्धा और आप सब प्रधान लोग, मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं, हमको इस लड़ाई को बिल्कुल निश्चित तौर पर लाभों के लोकतांत्रिक तरीके से बंटवारे की तरफ ले जाना चाहिए। उसमें इन्होंने फंस गई थी पार्टियां। इन्होंने एक काम किया, 20% जमीन इन्होंने विकसित करके खेती की जमीन पर वापस देने की बात की। चले माना 80% जमीन इनके पास रहेगी। 80% जमीन में वो क्या कह रहे, हमने कहा लाभों का बंटवारा हो जब तक मानव सभ्यता जिंदी रहे। वो कह रहे नहीं, जब सरकार किसी तीसरे पक्ष को जमीन बेचेगी और उसमें जो कमाई करेगी उस कमाई का 40% हिस्सा और किसानों को, प्रभावितों को देगी, ताकि हम इस पूरी मुहिम से अलग हट जाए। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, 2-3 मसलों पर हमको गंभीरता से सोचना है। एक, हम अपनी खेती की जमीन को कंक्रीट के जंगल में तब्दील करा देंगे तो आने वाली पीढ़ियां अन्न कहां से खाएंगी। और अच्छा, वो ये सवाल हम सबके जहन में है, तो मुझे भी अवगत कराना कि देश को पूरा कंक्रीट के जंगल में तब्दील करने के बाद भी हमारी जो वंश वृद्धि होगी उसको खाद्यान्न संकट पैदा नहीं होने वाला है, उनको भरपेट अनाज मिलता रहेगा। ऐसा कोई यंत्र तंत्र मंत्र यदि आप ढूंढ पाए तो हम भी आपको सैल्यूट करेंगे। हम भी जानना चाहेंगे, ताकि जो जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं हम उन्हें कहेंगे जमीन बचाने की आवश्यकता नहीं है। आने वाली पीढ़ियों के लिए ग्रेटर नोएडा के प्रभावित किसानों ने एक नया मंत्र निकाला है। लेकिन यदि आपको लगे कि बिल्कुल कोई तरीका नहीं है, पूरे देश को यदि इस प्रकार रौंदा जाएगा, अन्न पैदा होना संभव नहीं है, तब निश्चित तौर पर आपको जमीन को, खेती की जमीन को बचाने की लड़ाई भी लड़नी चाहिए। दूसरा मसला है कि जमीन यदि हमारे हाथों से जाए तो मैं आज कहूं कि मुझे दुगनी कीमत दे दो, मुझे 3 गुनी कीमत दे दो, मुझे 4 गुनी कीमत दे दो, ये इस प्रकार का फार्मूला भी मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय और अत्याचार होगा। इसके लिए बहुत सरलता सा है कि भाई नोएडा में जो विकसित हो चुका नोएडा है, उस नोएडा में आज की तारीख में उद्योगों के लिए जो प्लाट है, जहाँ परिसर चल रहे हैं, आवासीय परिसर जो चल रहे हैं, व्यावसायिक परिसर जो चल रहे हैं, वहाँ पर प्रति वर्ग मीटर की कीमत क्या है, वो कीमत का बाजार भाव हमारे किसानों को आज मिले और फिर उसका सिलसिला हो कि जमीन की स्वाभाविक बढ़ रही कीमत का जो लाभ है वो निरंतर, उस पर हमने कहा था कि मालिकाना हक गांव के किसानों के पास रहना चाहिए ताकि लाभों का बंटवारा किया जा सके। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात आपने की है, वो कहा आपने गांव के भूमिहीनों के लिए निश्चित तौर पर हमने भी कहा था
कि गांव सभा की जमीन, खेती की जमीन पर किसान के वंशजों को लाभ मिलता रहना चाहिए और गांव सभा के जो कॉमन लैंड होती है उस जमीन पर प्रभावित गांव के भूमिहीनों के वंशजों को भी वही सब लाभ मिलने चाहिए जो प्रभावित किसानों को मिलेंगे। मैं आप सब लोगों को जन आंदोलन के राष्ट्रीय समन्वय, देश भर में चल रहे आंदोलन से सैल्यूट करता हूं और मैं अपेक्षा करता हूं और मैं आपको आखिरी बात बताना चाहता हूं कि एक अच्छा बदलाव का दौर में देख रहा हूं यहाँ कई मित्रों में। एक बात आप मान करके चलिए, यदि आप अपनी लड़ाई को सुनील जी तेज करते हैं, आप सब लोग मिल करके, तो जैसे आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने शोले फिल्म देखी थी? शोले फिल्म हाथ उठाना। तो शोले फिल्म में क्या बोलते थे? मां कहती है अपने बच्चे से, बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के किसान और भूमिहीन एकजुट हो जाओ और बोलो, राजनीतिक पार्टी अपनी औकात हैसियत और अपने कर्मों को शुद्ध कर दो, नहीं तो आम आदमी की पार्टी आने वाली है। आप समझ रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूं ये मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं ये कोई मसला है। ये देश के अंदर एक बड़ी साफ गोई के साथ बात जाने वाली है। और मैं आपको एक और बात आखिरी करते हुए